जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है, टॉपिक को करंट टू कोर ऐसे डिस्कस करते हैं कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और एग्जाम में जब भी यहां से कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो उसकी छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। आज के इस लेक्चर में भी ऐसा ही करंट टू कोर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो चर्चा में रहे हाल ही में और जिनसे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं भी हैं। क्लियर? आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों शांति निकेतन। शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, इसलिए चर्चा में है। और जब भी हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात जरूर की जाती है। इसके माध्यम से हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी बात करेंगे, इनकी उपलब्धियों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे ICOMOS के बारे में। वह संस्थान है जिसने शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे पर्सोना नॉन ग्राटा की। ये क्या शब्द है, क्यों चर्चा में रहा, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस की, जो 3 मई को मनाया जाता है, तो तेंदुआ दिवस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ तेंदुए से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी यहाँ पर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे बिहान मेला के बारे में। उड़ीसा का ये एक बीज उत्सव है जो वहां की स्थानीय जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से इसका पारंपरिक कृषि पद्धति से संबंधित है उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, देखेंगे कि चर्चा में क्यों रहा। क्लियर? ये कौन सी कंपनी है, कब स्थापना की गई थी, क्या काम करती है, सभी मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा। और अंत में बात करेंगे वीरता पुरस्कारों के बारे में, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जी ने हाल ही में 37 कार्मिकों को ये वीरता पुरस्कार दिए हैं, जिसमें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। तो वीरता पुरस्कारों की डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से वीरता पुरस्कार हैं, कितने हैं, कौन सा सर्वोच्च है, कौन सा निम्न है, किसे प्रदान किया जाता है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं सबसे पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक है आपका शांति निकेतन। दोस्तों, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है और इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार ने एक फाइल बनाई है। उस फाइल के आधार पर ही इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स अर्थात ICOMOS द्वारा यह सिफारिश की गई है। तो यह सिफारिश के माध्यम से शांति निकेतन जो है वो विरासत स्थल बन सकता है यूनेस्को का। क्लियर? अब यहां ये देखना है कि क्या अभी से ही बन गया है, लेकिन बनेगा कब, जब इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। आधिकारिक तौर पर घोषणा की हम बात करें इसकी, तो ये कब, सितंबर 2023 में की जाएगी। कहां की जाएगी? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहां? रियाद में। क्लियर? और किस बैठक के दौरान? तो विश्व विरासत समिति की बैठक के दौरान की जाएगी। विश्व विरासत समिति ही वो समिति है जो किसी भी स्थान को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल करने का अंतिम निर्णय लेती है। इसके निर्णय के बाद शांति निकेतन विरासत स्थल की सूची में शामिल हो जाएगा। अब जैसे ही शांति निकेतन शामिल होता है तो ये बंगाल का 3रा स्थान होगा और भारत का 41वां स्थान होगा जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हो जाएगा यूनेस्को के। इसके पहले देखें तो पश्चिम बंगाल के 2 और स्थल हैं, जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में इस सूची में शामिल किया था। और शांति निकेतन के शामिल होते से ही बंगाल में 3 हो जाएंगे। भारत में अब तक 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, इसके शामिल होते से 41 हो जाएंगे। अगर हम शांति निकेतन की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि 1863 के आसपास शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ, नाम याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो सुधारवादी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों में योगदान दिया था। ये एक दार्शनिक थे। कहीं ना कहीं इनके द्वारा 1863 में कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। जब 1905 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनके पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका संचालन किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये शांति निकेतन की बात की जो कलकत्ता में बीरभूम जिले में स्थित है, एक छोटे से शहर के तौर पर यह विकसित हो गया है अब। और शांति निकेतन जो कि 1863 में स्थापित किया गया था उसके कारण चर्चा में रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की।
अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं यूनेस्को की, क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है। अब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, इसलिए हम यूनेस्को की भी चर्चा करेंगे। यूनेस्को जो है वो 16 नवंबर 1945 को स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना की गई थी लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है, इसका मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है। इसको फैशन की नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, मतलब यूनाइटेड नेशंस का एजुकेशन के लिए, बोल सकते हैं साइंस के लिए और कल्चर के लिए एक संगठन है, ये ध्यान रखिएगा, जो 16 नवंबर 1945 को बनाया गया था। लगभग 193 देश इसके सदस्य भी हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की। तो ये संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक निकाय के तौर पर काम करता है और इसकी स्थापना की गई थी 1965 में और इसका जो मुख्यालय वो भी फ्रांस में है। क्या काम करता है? तो वास्तुकला और विरासत परिदृश्य वैश्विक स्तर पर जो भी है उनके संरक्षण के लिए, उनका प्रसार का काम करता है। क्या? ICOMOS। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जिसके चलते वैश्विक स्तर पर जो विरासत स्थल हैं उनका संरक्षण किया जाता है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसके चलते वो वैश्विक स्तर पर प्रचारित हैं और उनको कहीं ना कहीं पर्यटन आदि की दृष्टि से देखा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में इनका इंपॉर्टेंट योगदान है। अगला आपका टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन से संबंधित है। उनके पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने शांति निकेतन स्थापित किया था। तो 1905 में जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी की डेथ हो गई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही शांति निकेतन का संचालन किया था। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, लेकिन इनकी जयंती हाल ही में कब मनाई गई है? 9 मई को। ये कारण क्या है इसका? इसका कारण है बंगाली कैलेंडर। बंगाली कैलेंडर जो है वो बोलता है कि टैगोर जयंती बोईशाख महीने के 25वें दिन में मनाई जाएगी, इसलिए इस बार 9 मई को मनाई गई, ये याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को। क्लियर? इनके अन्य नाम भी हैं दोस्तों, उनकी उपाधियां गुरुदेव कहा गया, कवि गुरु कहा गया और विश्वकामी भी इन्हें कहा जाता है। जब भी नाम एग्जाम में देखने को मिले तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही नाम हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कई सारी कृतियां रही, जिनमें सबसे बेहतर कृति थी गीतांजलि। गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये आप लोग याद रखिएगा। जब गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों, तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके माध्यम से पहले प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति बन गए थे जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था साहित्य की दृष्टि से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोल सकते हैं कि दार्शनिक भी थे, विचारक भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी चित्रकार भी थे, इनका साहित्य में रुचि थी, कई सारे साहित्य की दृष्टि से उन्होंने रचना भी किए थे। तो विभिन्न कलाओं में श्रेष्ठ माने गए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में गीतांजलि प्रमुख रही, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। घारे बैर, गोरा, मानसी, बालका और सोनार तोरी इनकी अन्य रचनाएं थी। इनकी इन्हीं उपलब्धियों के चलते 1915 में जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट बने थे, इन्होंने इन्हें नाइट हुड की उपाधि दी थी। तो इन्हें नाइट हुड की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटेन के सम्राट ने 1915 में। लेकिन इस उपाधि को 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था दोस्तों, तो जलियांवाला कांड के दौरान इस उपाधि को विरोध करते हुए, रोष जताते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिया था। क्लियर? एकला चलो रे गीत जो बड़ा फेमस है, ये गीत भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन में लगभग 2000 से ज्यादा गीतों की रचना की है। इसमें भारत का राष्ट्रगान जनगण मन भी शामिल है, इसमें बांग्लादेश के गाने शामिल है, यहां तक कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखने में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मदद की थी, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी पहली कविताएं जो रही वो भानु सिम्हा नाम से 16 वर्ष की उम्र में ही प्रकाशित हो चुकी थी। क्लियर? अब यहाँ एक और चीज देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 के आसपास स्थापित किया था विश्व भारती स्कूल। तो विश्व भारती स्कूल की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। कब की थी? 1901 में की थी। और कहां की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, शांति निकेतन में ही की थी। अब 1901 में जो छोटा सा स्कूल था जिसमें 4-5 लोग पढ़ते थे बच्चे आके, जिनमें एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पुत्र भी हुआ करता था। तो 1901 में ये जो विद्यालय बना था, ये 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित हो गया, ये याद रखना है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय भी शांति निकेतन में वही है जहां विश्व भारती स्कूल बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से। गांधी जी की और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अच्छी मित्रता थी।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दी थी, ये याद रखना है आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भारतीय एकता के संदर्भ में मानना था कि भारत में जो अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही भारत में एकता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार के विचार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिए। इनकी मृत्यु हो गई थी 6 मई 1941 में, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, किससे रिलेटेड? रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड। क्लियर? आशा करता हूं कि आप लोगों ने सारे नोट्स बना लिए होंगे। इन सब चीजों को लिखते जाइएगा, क्योंकि शांति निकेतन बहुत बड़ी चीज है, विरासत स्थल में शामिल होना इससे भी बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा एक टर्म है जिसका मतलब है अवांछित व्यक्ति। अवांछित को आप बोल सकते हैं दोस्तों गैर जरूरी, ऐसी व्यवस्था जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उस व्यवस्था के लिए आप अवांछित शब्द यूज करते हैं। और पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब हो गया अवांछित व्यक्ति। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को अवांछित गैर जरूरी घोषित करने के लिए काम होता है, उसे निष्कासित करने का ही एक अर्थ होता है। देख रहे हैं हाल ही में कनाडा और चाइना के बीच में राजनयिक तनाव जो है वो बहुत बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के देशों में जो राजदूत हैं, जो राजनयिक लोग हैं, उनको निष्कासित कर रहे हैं। ऐसी घटना देखने को मिली कि कनाडा ने चीन के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। अब जैसे चीनी राजनयिक को कनाडा ने निष्कासित किया, तो चाइना ने भी इसके विरोध में कार्रवाई की और कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया, मतलब अवांछित गैर जरूरी व्यक्ति घोषित कर दिया अपने देश में। तो ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन ये घटना किसके तहत हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा वियना संधि इसके लिए हमें दिखाई पड़ती है। वियना क्या है? वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और यहां पर हुआ था 1961 में एक संधि जिसे आप वियना कन्वेंशन या वियना संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि जो है वो 1964 के आसपास लागू हो गई थी, और इस संधि के आर्टिकल 9 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि कोई भी देश दूसरे देश के साथ राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करेगा। मतलब राजनयिक संबंधों को, आपसी राजनयिक संबंधों को नियंत्रण करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 9 में दिया है, किसके? वियना संधि के। और इसी के अंतर्गत इन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की है। ये आर्टिकल क्लियर कहता है कि दूसरे देश की क्रियाओं को का विरोध करने के लिए, असंतोष व्यक्त करने के लिए आप उनके लोगों को निष्कासित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके तहत चाइना ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है कनाडा के राजनयिक को। क्लियर दोस्तों? तो ये हमने बात की इनकी, ठीक, किस वजह से ये चर्चा में रहा है शब्द, है ना। और अगर हम बात करते हैं कनाडा और चाइना के विरोध की, तो दोस्तों इनका जो झगड़ा चल रहा है ना, वो झगड़ा चल रहा है 2018 से। 2018 में चाइना की जो हुआई कंपनी है, उस कंपनी के व्यक्ति को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में चाइना ने भी कनाडा के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चाइना ने 2021 में उनको छोड़ दिया था, परंतु इस वजह से 2018 से ही दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और इस हद तक पहुंच चुका है। क्लियर? चलिए ठीक है, हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, जो हर साल 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों तेंदुआ जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है, जिसकी संख्या बहुत कम है दुनिया में। और खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से देखें, जैव विविधता की दृष्टि से देखें, या इकोसिस्टम की दृष्टि से देखें, तो ये बहुत ही जरूरी जीव है इस संसार का। क्लियर? तो अगर खाद्य श्रृंखला के बैलेंस को बनाकर रखना है, तो उसके सर्वोच्चों में शामिल तेंदुआ जैसे बिल्ली प्रजाति के बड़े जानवर को बचाना बहुत जरूरी है, और उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। तो इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मई को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो दोस्तों तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा पार्डस, और इसके हम देखें तो एक प्रकार से रात्रि काल में विचरण करने वाला जानवर है, जो रात में शिकार करता है। पकड़ा जाता नहीं है, इसको पकड़ना आसान नहीं है। जब शिकार करता है तो पेड़ों के पीछे छुपके या पेड़ों पे चढ़कर शिकार करता है। अच्छा पर्वतारोही होता है तेंदुआ, बहुत जल्दी पर्वत पे चढ़ सकता है। इसके अलावा इसके आकार की बात करें, इसके रंग की बात करें, तो इसके आवाज के हिसाब से इसका आकार और इसका रंग होता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये जीव हमको अफ्रीका में, यूरोप के कुछ दक्षिणी हिस्सों में, रूस के दक्षिण में, और ज्यादातर हमें यह देखने को मिलता है एशिया में। क्लियर? अब ये इसका क्षेत्र है जहां पर ये मिलता है।
प्राकृतिक आवास क्या है इसका? तो प्राकृतिक आवास है, घास भूमि है, विशेष तौर पर ये जंगली क्षेत्रों में मिलता है और इसे आमतौर पर आप ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज में आप अक्सर सुनते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए ने आक्रमण किया इस प्रकार के, तो ऐसे क्षेत्रों में ये रहता है। अगर इसकी आबादी की भारत में बात करें तो भारत में लगभग 12,852 के आसपास तेंदुए हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा तेंदुए जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, लगभग 3,500 के आसपास तेंदुए। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है, लेकिन इस प्रजाति पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा है इसके आवास की क्षति का। इसकी आवास की क्षति कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण, जो जंगल काटे जा रहे हैं, नाश किया जा रहा है इनके आवास का, उसके कारण ये जीव खतरे में है। इसके अलावा मानव और जीव का जो संघर्ष है उसके अंतर्गत इस जीव का बड़े पैमाने पर शिकार होता है, जिसकी वजह से ये संकट में है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसे सभी कारण रहे जिसके चलते ये जीव खतरे में है। अब खतरे में है तो इसका संरक्षण भी किया जाना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो IUCN जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, यहां पर IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो ये जो संस्थान है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति संरक्षण और का काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्थान है। तो ये प्रकृति संरक्षण का काम करता है, भले जंतु हो या वनस्पति हो, दोनों का ही संरक्षण करता है, ये याद रखेंगे। और ये क्या करता है? हर 4 साल में एक रेड लिस्ट जारी करता है। इस रेड लिस्ट में 9 श्रेणी हैं। अब इन 9 श्रेणियों में संकट के अनुसार जीवों को रखा जाता है। अब इसमें कहीं ना कहीं लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर आपने तेंदुओं को रखा है, मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। अगर हम साइट्स की बात करें तो साइट्स के परिशिष्ट 1 में तेंदुआ रखा है। साइट्स का मतलब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जंतुओं का या वनस्पतियों का अवैध व्यापार होता है, उनके अंगों का व्यापार होता है, उसको नियंत्रण करने वाली संस्था है। तो इसके परिशिष्ट 1 में रखा है। भारत के संदर्भ में देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में लागू किया था, जिसमें 6 अनुसूची हैं, उसकी अनुसूची नंबर 1 में जो है वो तेंदुओं को रखा है। इसमें लुप्त होने की कगार पर संकटग्रस्त जीवों को शामिल करते हैं, जिसके शिकार, उनके अंगों का, उनका जानवरों का अवैध व्यापार करने पर मनाही है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने तेंदुओं के बारे में, उसके चर्चा में रहने के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। क्लियर? नोट करते रहिएगा एक एक चीज, स्लाइड्स में हर एक चीज नहीं लिखी हुई है। क्लियर? स्लाइड सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखी ना जाएं। अगर हर एक चीज लिखते चले जाएंगे तो बहुत लंबी स्लाइड हो जाएगी, ये याद रखिएगा। इसलिए हम लोग स्लाइड की मदद से ही ये लेक्चर करते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी लो और नोट भी करते चलो, ठीक? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिहान मेला। दोस्तों ये जो मेला है ये उड़ीसा की कोंध जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और इसे आप बीज उत्सव के तौर पर भी जानते हैं। कोंध जनजाति की बात करें दोस्तों तो ये उड़ीसा का सबसे बड़ा जनजाति समूह है और ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्राकृतिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है। क्लियर? तो इस जनजाति का मानना है, इधर के लोगों का मानना है कि हरित क्रांति जब से आई और हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपने कीटनाशकों का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, जिसके कारण कृषि परितंत्र खराब हो गया है, मिट्टी की उर्वरता गिर गई है और कहीं ना कहीं जो देसी फसलों की किस्में वो भी नष्ट होती जा रही हैं। तो इस जनजाति का मानना है कि उन देसी फसलों की किस्मों को बचाया जाना चाहिए और पारंपरिक कृषि पद्धति को जिंदा रखकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम लोग लंबे समय तक कृषि कर सकते हैं। इसके तहत यहाँ की कहीं ना कहीं उत्सव मनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बीज उत्सव। इस उत्सव का संचालन यहाँ की महिलाएं करती हैं, तो महिला द्वारा संचालित होता है ये उत्सव। महिलाएं क्या करती हैं? जब खरीफ का सीजन हो जाता है तो खरीफ की जो फसलें होती हैं, ये खरीफ की जो फसलें हैं जिसमें आपका बोल सकते हैं आपकी सोयाबीन आता है, मक्का आता है, उसके बाद आप धान को लेते हैं, ये सभी फसलों के जो बीज होते हैं उनको ये महिलाएं क्या करती हैं? एकत्र करती हैं। इन्हें एकत्र कर इन्हें सेव कर लेती, इनको सुखा लेती हैं और दिसंबर के महीना जब आता है तो इस समय क्या करती है? बढ़िया मिट्टी के बर्तन में, मटके में इन बीजों को रख लेती हैं। साथ ही साथ उन मटकों को अच्छे से सजा देती है, सजाकर सिर पर लगकर मेले में लेके जाती है। कौन से मेले में? बीज उत्सव में। यहाँ पर किसानों को सस्ता से सस्ता देसी किस्म का अच्छा बीज उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वो पारंपरिक कृषि कर सके। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये बीज उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है जो उड़ीसा की कोंध जनजाति के द्वारा
मनाया जाता है। अब दोस्तों जनजाति की अगर हम बात करें तो मैंने अपने पिछले YouTube के लेक्चर्स में जनजाति के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, तो आप वहां पर जनजातियों के बारे में देख सकते हैं और इस जनजाति को उस नोट्स के अंतर्गत अपडेट भी कर सकते हैं। क्लियर, ताकि आपका और अच्छा नोट्स बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। ये RVNL जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, ये रेल मंत्रालय के अधीन एक कंपनी है। किसके अंतर्गत है? रेल मंत्रालय के अधीन है और ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम भी है। क्लियर, और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसे हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। काम क्या करता है? तो देश में जो रेल परियोजना का विकास, उसके कार्यों के निष्पादन का जो भी व्यवस्था होती है वो RVNL के द्वारा की जाती है। RVNL जो है उसकी स्थापना की गई थी 2003 में। 2005 से इसने कार्य प्रारंभ किया, 2013 में इसे मिनी रत्न कंपनी बनाया और 2023 में नवरत्न कंपनी बना दिया गया। क्लियर, अगर हम नवरत्न कंपनी की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट 1997 से प्रारंभ हुआ था और प्रारंभ में इसके तहत 9 कंपनियां बनाई गई थी जो आज लगभग 14 हो गई हैं और इसके मिलने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या 15 हो जाएगी। कोई भी कंपनी नवरत्न कंपनी बनती है तो कहीं ना कहीं उसके कार्य संचालन की व्यवस्था में प्रगति होती है, वो निष्पादन कार्य बहुत तेजी से कर सकती है। और इस कंपनियों को एक फायदा होता है कि सरकारी अनुमोदन के आवश्यकता के बिना ही वो 1000 करोड़ तक के निवेश की राशि को निवेश कर सकती है स्वतंत्र रूप से, बिना किसी टेंशन के। तो ये कहीं ना कहीं अब RVNL को सुविधा प्राप्त हो जाएगी, जो कि 2003 में बनाई गई सरकारी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कंपनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रेलवे के संदर्भ में परियोजनाओं के विकास और कार्य संपादन करने का काम करती है RVNL। अब नवरत्न कंपनी होगी। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार चर्चा में रहा क्योंकि राष्ट्रपति जी ने सशस्त्र बलों को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस बलों को 37 कर्मी जो हैं उनको कर्तव्य निर्वहन के लिए, बहादुरी के लिए, साहस के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। क्लियर, इनमें इन्होंने 8 कर्मियों को कीर्ति चक्र दिया है, 29 कर्मियों को शौर्य चक्र दिया है। और ये पुरस्कार याद रखिएगा साल में 2 बार घोषित होते हैं, एक बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर, दूसरी बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो जो पुरस्कार पहले घोषित किए जा चुके हैं वो प्रदान करने का काम एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति महोदय ने किया है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के बारे में। जब आप बात करते हैं कीर्ति चक्र की तो ये महावीर चक्र के समान दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन, युद्धकालीन नहीं, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो अद्भुत वीरता के लिए, साहस के लिए, कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए और युद्ध के मैदान से दूर आत्म बलिदान करने वालों को दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मान के अतिरिक्त नागरिकों को, सैनिकों को, दोनों को प्रदान किया जाता है। यह ध्यान रखेंगे। कौन सा? कीर्ति चक्र, जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीरता सम्मान है। जो कोई इस प्रकार से वीरता का काम करता है उससे यह पुरस्कार दिया जाता है। शौर्य चक्र की बात करें तो यह भी दुश्मन के खिलाफ असाधारण वीरता, साहस और बलिदान के कार्य करने वालों को दिया जाता है। कहीं ना कहीं मरणोपरांत सम्मान के अतिरिक्त नागरिकों और सैनिकों दोनों को यह प्रदान किया जाता है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं कि वीरता पुरस्कारों की स्थापना कब और कैसे हुई थी। तो याद रखिएगा भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को पहली बार 3 वीरता पुरस्कार स्थापित किए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए थे। इसके बाद 1952 को 3 अन्य वीरता पुरस्कार किए, अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3, और इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी मान लिया गया था। क्लियर, अब यहां पर आपको 6 पुरस्कार देखने को मिले, लेकिन इनका 1967 जनवरी के महीने में नाम बदला गया। किनका नाम बदला गया? तो अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3, इन तीनों का नाम बदल दिया गया। कब? जनवरी 1967 में। और नाम क्या कर दिया गया? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब हम देखें तो भारत में कुल 6 वीरता पुरस्कार देखने को मिलते हैं। परमवीर चक्र सबसे ऊंचा, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो ये सभी के सभी अलग अलग 6 पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में हमारे देश में हर साल दिए जाते हैं, जिनकी घोषणा जो है दोस्तों वो की जाती है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। क्लियर, तो आज के ये सभी टॉपिक्स थे जो डिस्कशन किए हम लोगों ने डिटेल में करंट टू कोर तक। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा।
अगले लेक्चर में कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।